सरकार ने कहा, भारत के राजनयिक मिशन बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों के साथ निकट संपर्क में। कहा, अशांति के बीच अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी नजर। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद भंग की। सेना ने शीर्ष स्तर पर बड़ा फेरबदल किया। भारतीय उच्चायोग ने ब्रिटेन के लिए यात्रा परामर्श जारी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिजी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। विनेश फोगाट 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के सेमीफाइनल में पहुंची। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। बांग्लादेश में अशांति के बीच भारत अपने राजनयिकों के माध्यम से वहां भारतीय नागरिकों के लगातार संपर्क में है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संसद के दोनों सदनों में अपने वक्तव्य में कहा कि इस समय करीब 19,000 भारतीय नागरिक बांग्लादेश में हैं, जिनमें 9,000 विद्यार्थी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ढाका में भारतीय उच्चायोग की सलाह पर पिछले महीने ही बड़ी संख्या में छात्र भारत लौट आए थे। We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. We are monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल को भी सतर्क रहने को कहा है। विदेश मंत्री ने यह भी बताया कि श्रीमती हसीना ने भारत आने की मंजूरी मांगी थी और वे कल शाम दिल्ली पहुंची। श्री जयशंकर ने कहा कि पिछले 24 घंटे से हम ढाका में अधिकारियों के साथ भी नियमित संपर्क में हैं। बांग्लादेश में भारत की राजनयिक उपस्थिति पर उन्होंने बताया कि ढाका में उच्चायोग के अलावा चटगांव, राजशाही, खुलना और सिलहट में सहायक उच्चायोग हैं। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश सरकार से अपेक्षा करता है कि वो इन प्रतिष्ठानों के लिए आवश्यक सुरक्षा संरक्षण प्रदान करेगी और हालात स्थिर होने पर सामान्य कामकाज की आशा करता है। इससे पहले सरकार ने आज सुबह बांग्लादेश की स्थिति पर विचार विमर्श के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई वरिष्ठ सदस्य उपस्थित थे। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने बांग्लादेश से लगे संवेदनशील सीमा क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर इन क्षेत्रों में बल के जवानों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। इससे पहले श्री चौधरी ने पेट्रापोल में सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ बैठक की और बाद में बेनापोल और पेट्रापोल सीमा क्षेत्रों के बीच शून्य बिंदु का दौरा किया। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने राष्ट्रीय संसद भंग कर दी है और कहा है कि जल्द ही अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। इसके अलावा सेना ने वरिष्ठ रैंकों में बड़ा फेरबदल किया है। मेजर जनरल जियाउल अहसन को उनके पद से मुक्त कर दिया गया है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल एम सैफुल इस्लाम को विदेश मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस बीच राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के बीच एक बैठक के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया को कई राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ नजरबंदी से रिहा कर दिया गया है। एक रिपोर्ट। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद राजनीतिक घटनाक्रम काफी तेज हो गए हैं। बांग्लादेश सेना के शीर्ष पदों पर बड़ा फेरबदलाव हुआ है। मेजर जनरल जियाउल अहसान को सेवा से हटा दिया गया है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल सैफुल आलम को विदेश मंत्रालय में तैनात किया गया है। इसके अलावा बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक के दौरान सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया को नजरबंदी से रिहा कर दिया गया है। इससे पहले दोपहर में राष्ट्रपति ने प्रमुख हितधारकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद राष्ट्रीय संसद को भंग कर दिया। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका। लंदन में भारतीय उच्चायोग ने एक परामर्श जारी कर ब्रिटेन के कुछ क्षेत्रों में अशांति को देखते हुए भारतीय नागरिकों से वहां की यात्रा करते समय सतर्क रहने और सावधानी बरतने का आग्रह किया है। परामर्श में भारत से आने वाले आगंतुकों से स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी स्थानीय समाचारों
और परामर्श का पालन करने तथा उन क्षेत्रों में जाने से बचने का आग्रह किया गया है जहां विरोध प्रदर्शन चल रहा है। भारतीय उच्चायोग वहां की स्थिति पर नजर रखे हुए है। बांग्लादेश में जारी अशांति के बीच ढाका में नेपाली दूतावास ने वहां रह रहे नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। नेपाल दूतावास ने कल एक नोटिस जारी कर सभी नेपाली नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे अपने अपने स्थानों पर सुरक्षित रहें और आवश्यकता होने पर दूतावास से सहायता लें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अजी सुनती हो, आशा दीदी से क्या बात हुई? उन्होंने मुन्नी को दस्त से बचाने का उपाय बताया। क्या बताया? 6 महीने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। 6 महीने बाद उम्र के अनुसार संपूर्ण पौष्टिक आहार खिलाना है। 5 साल तक हर 6 महीने में विटामिन ए पिलाना और याद से रोटा वायरस और खसरा का टीका सही समय पर लगवाना है। बहुत बढ़िया। दस्त के विरुद्ध हम है तैयार, क्योंकि साथ है रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी की राजधानी सुआ में अपने आधिकारिक कार्यक्रम के बाद नाडी शहर के लिए रवाना हो गई हैं। दिन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजधानी सुआ में फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियामे मैवलीली काटुनिवेरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। वार्ता के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने फिजी के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित एक स्वागत समारोह में भाग लिया। एक रिपोर्ट। दिन भर की राजनयिक और द्विपक्षीय बैठकों के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और सुबह में महात्मा गांधी हाई स्कूल में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राष्ट्रपति बाद में फिजी के राष्ट्रपति विलियम कोटनिवेरे द्वारा उनके सम्मान में आयोजित स्वागत समारोह में शामिल हुई। समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्वास जताया कि भारत और फिजी अपने 75 साल पुराने ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करेंगे और बहुआयामी जुड़ाव का विस्तार करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू बाद में नाडी के लिए रवाना हो गयीं, जहां से वो अपनी 3 देशों की यात्रा का दूसरा चरण शुरू करने के लिए न्यूजीलैंड के ऑकलैंड के लिए रवाना होंगी। श्री साई वेमपत्ति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची प्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है और कहा है कि ये हर भारतीय के लिए बेहद गर्व और खुशी का क्षण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार राष्ट्रपति मुर्मू के नेतृत्व के साथ साथ दोनों देशों के लोगों के बीच ऐतिहासिक जुड़ाव का भी प्रतीक है। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे मिशन के दूसरे चरण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और बिहार में 920 करोड़ रुपए की 4 बड़ी परियोजनाओं को पूरा संचालित किया है। ये परियोजनाएं प्रतिदिन 145 मेगालीटर सीवेज क्षमता बढ़ाएंगी और बेहतर सीवर नेटवर्क प्रदान करेंगी। बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित हुआ। बिम्स्टेक महासचिव ने कहा कि सभी सदस्य देश एक साथ आ रहे हैं और विभिन्न सत्रों में बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि इस पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन से अधिक अंतर क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र के भीतर निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया है कि पीएम जनधन खातों और बुनियादी बचत जमा खातों के लिए न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं है। वे राज्यसभा में विभिन्न बैंकों द्वारा न्यूनतम शेष राशि न रखने पर खाता धारकों से वसूले जाने वाले शुल्क पर पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रही थीं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले की केदार घाटी में राहत और बचाव कार्य लगभग पूरा हो चुका है। केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर यात्रा कल से फिर शुरू होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज रुद्रप्रयाग जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग को पहले की तरह संचालित करने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। बहुत बड़ी आपदा थी और जिससे काफी बड़ा नुकसान क्षेत्र में हुआ है। लगभग 29 स्थानों पर सड़क मार्ग कट हुआ है और भूस्खलन की चपेट में आया है। तमाम सरकारी संपत्तियां हैं, उसका भी नुकसान हुआ है। सबने आगे आकर इस मुश्किल समय में तेजी से इस अभियान में मदद करने का काम किया है। राज्य सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी। उसका परिणाम हुआ कि रेस्क्यू अभियान लगभग पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिकॉर्ड समय में 12,000 से अधिक श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को
बचाया गया। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पिछले वित्त वर्ष के अंत तक 17,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि से जुड़े लगभग 652 मामले सामने आए हैं और अघोषित विदेशी आय और संपत्ति तथा कर अधिरोपण अधिनियम के अंतर्गत 163 मामलों में मुकदमा दायर किया गया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं पेरिस ओलंपिक की ताजा जानकारी प्राप्त करने के लिए। हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह लालस हमारे साथ हैं। नमस्कार। पेरिस में आज का दिन बहुत ही भारत के लिए खुशी वाला रहा जब यूई सुजुकी जो कि जापानीज रेसलर हैं उनको हराकर विनेश फोगाट ने 50 किलो वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब उनका मुकाबला यहां पर होगा क्यूबा की यूसेंसलिस गुजमन लोपेज से। अगर ये मुकाबला विनेश जीत जाती हैं तो वे फाइनल में प्रवेश करेंगी और भारत के लिए लगभग एक पदक पक्का कर लेंगी। उधर हॉकी में आज भारत का एक महत्वपूर्ण मुकाबला होगा सेमीफाइनल में जर्मनी से। भारत अगर ये मैच जीत जाता है तो भारत स्वर्ण या रजत के लिए फाइनल खेलेगा। आज जेवलिन थ्रो में भारत के स्टार थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने 89.34 मीटर का थ्रो करके फाइनल में जगह बना ली। उम्मीद करते हैं कि नीरज आज फाइनल में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और देश को एक पदक जरूर दिलाएंगे। महेंद्र जी, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा में आज वित्त विधेयक 2024 पर चर्चा हुई। कांग्रेस के अमर सिंह ने आरोप लगाया कि बजट में केवल उच्च आय वर्ग के लोगों को राहत दी गई है और इसमें मध्यम तथा निम्न आय वर्ग का ख्याल नहीं रखा गया है। भाजपा के निशिकांत दुबे ने कहा कि बजट में एंजल टैक्स को खत्म करने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे देश में युवाओं के लिए स्टार्टअप्स और नौकरियों में संभावनाएं बढ़ेंगी। तृणमूल कांग्रेस की सदस्य महुआ मोइत्रा ने कहा कि बजट में मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की नेता सुप्रिया सूले ने जीवन और चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर जीएसटी वापस लेने की मांग की। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में पिछले 10 वर्ष में 165% की वृद्धि दर्ज की गई है। राज्यसभा में अपने मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब देते हुए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2014 में 76 गीगावाट से बढ़कर 2024 में 203 गीगावाट हो गई है। श्री जोशी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2024-25 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। गतिशक्ति विश्वविद्यालय ने एयरबस के सहयोग से नई दिल्ली में विमानन क्षेत्र के लिए अपना पहला कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। कल से शुरू हुआ ये 3 दिवसीय कार्यक्रम इस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों पर केंद्रित होगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन ईएलई योजना को मिशन मोड में लागू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने योजना का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए मजबूत तंत्र पर बल दिया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं स्पर्श सक्सेना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 126 अंक गिरकर 78,633 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 63 अंक की गिरावट के साथ 23,992 पर रहा। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 रुपए और 93 पैसे पर रहा और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $86 और 23 सेंट प्रति बैरल पर थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा भारत के राजनयिक मिशन बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों के साथ निकट संपर्क में, कहा अशांति के बीच अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी नजर। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद भंग की, सेना ने शीर्ष स्तर पर बड़ा फेरबदल किया। भारतीय उच्चायोग ने ब्रिटेन के लिए यात्रा परामर्श जारी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिजी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। विनेश फोगाट 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।